Hello everyone, welcome back to another video. You are watching my YouTube channel Study with Kartik. तो HPB एंट्रेंस की ये थर्ड हमारी जो है मैराथन होने वाली है। इसमें हम जो है HPG के इंडियन जीके के कुछ क्वेश्चंस, उसके साथ साथ कमीशन एंड कमेटी के क्वेश्चन, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी मैंने जो है 10 क्वेश्चंस ऐड ऑन करे हैं और 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों को इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में गौरीकुंड कहाँ स्थित है? तो गौरीकुंड आप लोगों को बताना है कहाँ है। धर्मशाला में, मनाली में, रेणुका में और मणिमहेश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिमहेश। मणिमहेश कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखिए तो धर्मशाला के पास कौन सा जो लेक है वो है डल लेक और उसके साथ साथ भागसुनाग वाटरफॉल भी जो है धर्मशाला के पास ही पड़ता है। इसके बाद मनाली की बात करें तो मनाली में कौन है? जोगनी वाटरफॉल है, आपका रहला वाटरफॉल है। इसके साथ साथ आप लोगों से मनाली में कौन कौन से मंदिर है? तो मनु ऋषि का मंदिर है, हिडिंबा माता का मंदिर है। हिडिंबा माता के मंदिर को जो है में जो है डोंगरी जो मेला भी लगता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और रेणुका का जो है माता का जो है इंटरनेशनल फेयर भी लगता है। और जो रेणुका माता का की जो झील है वो सबसे बड़ी क्या है? प्राकृतिक झील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंतरिक हिमालय में नहीं आता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैप में जब आप देखते हो तो कौन सा आंतरिक हिमालय में आता है और बाह्य हिमालय में आता है। हिमालय की रेंजेस हैं, तो रेंजेस का आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर और मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। हमीरपुर जो है आंतरिक हिमालय में नहीं आता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा मेला राज्य का मेला है? तो स्टेट लेवल का कौन सा मेला है आप लोगों को बताना है। भेल फेयर, नलवाड़ी फेयर, बड़ा देवी फेयर और चकराला फेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलवाड़ी फेयर जो है स्टेट लेवल का फेयर है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आप ऑप्शन है आप लोगों के साथ 4%, 5%, 6% और 7%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6% है। इसके बाद आता है डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो आप लोगों को पहले ये बताना है कि वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी। डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद ये कहाँ है वो भी आप लोगों ने बताना है। इसके बाद इसके जो पहले कुलपति कौन थे वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर M.R. ठाकुर जो पहले कुलपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास 1964, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो 1974, 1984 और 1994। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994 में जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टोलमी यूनानी इतिहासकार ने त्रिगर्त को क्या कहा था? तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंदारिनी जो है टोलमी यूनानी इतिहासकार ने त्रिगर्त को कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बसुआ त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कुल्लू में, सिरमौर में, शिमला में और कांगड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। आपको फेयर एंड फेस्टिवल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग अच्छे से इसको अभी भी टाइम है रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाहौल क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहला जनजाति है। तो लोहला जनजाति क्या है? एक्सोगैमस है, पॉलीगैमस है, इंडोगैमस है और मोनोगैमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोगैमस जो है जनजाति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की थी? 2 मई 2008, 5 जुलाई 2009, 15 अगस्त 2010 और 26 जनवरी 2015। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मई 2008 में जो है ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्राचीनतम राजसीय राज्य कौन है? त्रिगर्त, कुल्लू, सिरमौर और बुशहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू या कुल्लू। और जो ये क्या पूछा गया है, सेकंड कौन है? कुल्लू है और फर्स्ट कौन है? त्रिगर्ता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अंगूरा खरगोश प्रजनन फार्म किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1965-66 में, 72-73 में, 80-81 में और 84-85 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 और 73 में। पहले आप लोगों को ये बताना है अंगूरा खरगोश प्रजनन फार्म कहाँ पे स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार का तत्कालीन राज्य आज है? चंबा, मंडी, शिमला और सोलन। तो कुनिहार जो अगर आप लोगों को पता होगा कुनिहार वैली है, तो वो आती है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलन। इसके बाद आता है 1909 में जब मोहम्मद गजनबी ने नगरकोट किले पर आक्रमण किया था, तब कांगड़ा का शासक कौन था? जगदीश चंद, भूमाचंद, दीपचंद और शेरचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांगड़ा और चंबा पहाड़ियों में अपना रास्ता बनाने वाला जम्मू का पहला राजा था? विजय सिंह, अजय सिंह, उमेद सिंह और उदय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदय सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालयी वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी उत्पादन विपणन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो एचपी एग्रीकल्चर वर्सेस हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन विच ईयर? 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न शहरी जनसंख्या रिकॉर्ड की गई है? कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में और मंडी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर गज जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? देखिए, जल विद्युत परियोजनाओं से भी आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पे जो है गज विद्युत परियोजना बनाई गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल अवस्थित है? किस जिले में जो है तारागढ़ महल है? कांगड़ा में, बिलासपुर में, हमीरपुर में और मंडी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है तारागढ़ महल है। और किलों से भी आप लोगों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हें भी आप लोग जो है एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने इंडियन जीके के क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन इंडिया? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमपी, मध्य प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रेड इंडियंस कौन है? तो रेड इंडियंस आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को रेड इंडियंस कहा जाता है। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लैंडलॉक? रेड सी, तिमर सी, नॉर्दर्न सी और एरल सी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरल सी, या फिर इसे कहा जाता है अराल सागर। अराल सागर भी इसे जो है कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की प्रचुर मात्रा वाली मिट्टी का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोकल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है, श्री हरिकोटी द्वीप किसके समीप स्थित है? चिल्का लेक के, माउथ ऑफ द महानदी, पुलिकेट लेक और माउथ ऑफ द गोदावरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकेट लेक के पास जो है श्री हरिकोटा द्वीप जो है स्थित है। इसके बाद है, कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय उत्पत्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियूनियन आइसलैंड जो है एक ज्वालामुखीय उत्पत्ति है, द्वीप है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नल इक्वानॉक्स फॉल्स ऑन? तो वर्नल इक्वानॉक्स कब फॉल करता है? तो इसका ऑप्शन है आप लोगों में 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 2 दिसंबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, इसमें जो है
ये एक ऐसा सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारा सन है वो एग्जैक्टली जो हमारी पृथ्वी होती है वो एग्जैक्टली अबव होती है इक्वेटर की और सन के। तो और डे और नाइट क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है 21 मार्च को जो है वर्नल इक्वानॉक्स होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मुख्यतः तापीय शक्ति पर निर्भर है? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। तो अब करते हैं कुछ अपने और क्वेश्चन डिस्कस। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ले आइए, तो मैंने 10 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या सेकंड, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो थे चेयरमैन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूनियन कैबिनेट डिड अप्रूव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त और 29 जनवरी 2020। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020 को जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज डैश फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो ये आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है फिल करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फंडामेंटल। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल 4 SDG 4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि NEP 2020 एम टू अचीव इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर द लर्नर रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, द टारगेट विल बी अचीव्ड अप टू द ईयर। तो हमारा जो 2020 का टारगेट है कि हम लोगों ने क्या करना है, हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है सभी लर्नर्स को। किसी चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसा भी हो बच्चे का, उसको क्या होनी चाहिए, हायर एजुकेशन देनी चाहिए। तो वो हम लोगों ने कब तक अचीव करना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2040 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 lays पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, तो किसकी डेवलपमेंट पे करते हैं? द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल पे एम्फेसिस करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गाइडिंग लाइट फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा 2020। रीच रिसोर्सेज ऑफ एशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, रिच हेरिटेज ऑफ एशियंट एंड इंटरनल इंडियन नॉलेज, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन सूफी ट्रेडिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिच हेरिटेज ऑफ एशियंट एंड इंटरनल इंडियन नॉलेज। तो ये जो है इस पे लाइट डालती है। इसके बाद है, वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च, हैड होस्टेड स्कॉलर एंड स्टूडेंट फ्रॉम असेस बैकग्राउंड एंड कंट्रीज, फाइंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट द लिस्ट ऑफ NEP 2020। तो आप लोगों के पास यहाँ पे बताया गया है कि वर्ल्ड में जो है इंस्टीट्यूट, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने हायर स्टैंडर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग की बात की है, रिसर्च की बात करी है। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो NEP 2020 में जो है लिस्ट में नहीं है? तक्षशिला, नालंदा, ओस्मानिया और वेलाभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मानिया।
उस्मानिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी बड़े लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस ग्रेट स्कॉलर्स सच एज चाणक्य नागार्जुन चाणक्य जैसे जो ग्रेट रिसर्चर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने प्रोड्यूस किए थे। तो इनमें से और बताना है, ये आपको नाम देख के लग रहा होगा। तो थर्ड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो एजुकेशन इज़ द ग्रेट लेवलर एंड इज़ द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी इंक्लूजन एंड। तो इसमें आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वालिटी। एजुकेशन से क्या आएगा? इक्वालिटी आएगी। इसके बाद आगे हमारे कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है? नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो होने चाहिए। और इसी से हम क्या करेंगे? नई नई चीज़ें जो है सीख सकते हैं, नई नई नॉलेज जो है हम एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लेती है। देखिए, ये जो है एक अजम्पशन है। तो फोर्थ क्या है? एक अजम्पशन है। तो हम इसको राइट नहीं मान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार क्या हैं? तो शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेवारी है और शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेवारी है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक अध्यापन से क्या अपेक्षा करता है? समुदाय अध्यापक से क्या करता है, क्या अपेक्षा करता है? तो वह कमज़ोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे, उसका आचरण और व्यवहार मिलासी तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी होने चाहिए कि जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, दोनों में को जो है इक्वल ध्यान देना चाहिए, और उनके व्यवहारों और सत्यता की मतलब उनको अच्छे जो है मॉरल वैल्यूज़ सिखानी चाहिए, और क्या करना चाहिए? उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आलोचक के रूप में, सुधारक के रूप में, सामान्य के रूप में, और मिलनसार के रूप में। तो एज अ टीचर तो असामाजिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक सुधारक के रूप में, उनको सुधारने वाले के रूप में एक जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे एरिया में या स्थान पे हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकाल देंगे और लगन से अपना कार्य करेंगे, किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे, अधिकारियों को रिश्वत देकर उनसे पुनः स्थानांतरण करने का प्रयास करेंगे, और लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो हम लोगों ने टीचिंग करनी है, अब पसंद नापसंद को मन से निकाल देना चाहिए, और जो आप लोगों को काम दिया गया है वही करना चाहिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? इसके बाद है, आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय है मौज मस्ती का, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है और लाभप्रद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। इसके बाद आता है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक आशावादी विचार है, एक मूर्खतापूर्ण विचार है, एक निराशावादी विचार है, और एक श्रेष्ठतम विचार है। श्रेष्ठतम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आशावादी भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मूर्खतापूर्ण जो है ये विचार है। क्योंकि देखिए, जब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सी बातों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि उसी टाइम देखी जाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले से अच्छे से प्लानिंग करके चलते हो तो आप लोगों का सारा काम जो है अच्छे से हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छात्रों को गणित कक्षा में कैलकुलेटर का उपयोग क्यों नहीं करने देना चाहिए? वह अपनी समझ शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, इससे छात्र असुविधा भोगी हो जाएंगे, इससे उनकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएंगे, और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इससे उनकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ कमीशन एंड कमेटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पेशल एजुकेशन कोर्स आर कंट्रोल्ड बाय। तो स्पेशल एजुकेशन कोर्स किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय DS कोठारी, अमर्त्य सेन, सैम पेट्रोडा एंड अजीम प्रेमजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम पेट्रोडा के द्वारा नेशनल नॉलेज कमीशन हेड किया गया था। आप लोगों ने बताना है कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। तो ये हुआ था 26 अगस्त 1982 में। और ये जो यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो है एस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? स्पेशल टीचिंग टू डिसेबल स्टूडेंट, सर्व शिक्षा अभियान, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? UGC, MHRD, NCTE, NCERT। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NCTE। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मेरे सेक्शन में बतानी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु साइन MOU फॉर एक्रीडिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? NAC एंड UGC, NCTE एंड NAC, UGC एंड NCTE और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NCTE तथा NAC। NAC की फुल फॉर्म आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में बतानी है, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था ये भी बताना है, और ये भी बताइएगा NCTE कब एस्टेब्लिश हुआ था, ताकि आप लोग जो है रिवाइज कर सको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एज पर NCTE नॉर्म्स व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर अ यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट B.Ed लेवल? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1+7। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यू? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बोला था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोला था, नेशनल एजुकेशन कमीशन ने बोला था, या इंडियन एजुकेशन कमीशन ने बोला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि जो मेडिटेशन है वो होनी चाहिए साइलेंट पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच। अब आप लोगों ने यहाँ पे सार्जेंट कमीशन कब आया था ये भी बताना है, वुड डिस्पैच कब आया था ये भी बताना है, मैकॉले मिनट्स कब आया था, और हंटर कमीशन कब आया था ये भी आप लोगों ने बताना है, ताकि अभी जब आप सुन रहे हो तो साथ साथ में आप जब लिखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP वॉज स्टार्टेड इन। तो DPEP कब स्टार्ट किया गया था? 1990 में, 1994 में, 1998 में और 1996 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में जो है ये स्टार्ट हुआ था DPEP। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।